हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, कंडक्टिंग शीट के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी या कैलकुलेट किया था, उसकी बाहरी परतों पर आवेश कब कितना होगा, किस स्थिति में कितना आवेश वितरित होगा। तो हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसके हम लास्ट दो टॉपिक जो हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एक तो आवेशित चालक की सतह पर बल। ठीक है, पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, आवेशित चालक की सतह पर बल। फोर्स एक्ट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। आवेशित चालक की सतह पर बल, फोर्स एक्ट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो हमने क्या लिखा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा फोर्स एक्ट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। फोर्स एक्ट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, आवेशित चालक की सतह पर बल। फोर्स एक्ट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक की सतह पर बल, ये हमको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, आवेशित चालक की सतह पर आपको बल की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है, कोई आवेशित चालक है उसकी सतह पर क्या करना है, बल ज्ञात करना है। तो हमने माना ऐसे कोई ये हमारा आवेशित चालक हो गया इस प्रकार से। ये हमने क्या किया, कोई चालक ले लिया, गोलीय चालक ले लिया इस प्रकार से, इसके बल के कारण ये ऐसा हो गया। ठीक है, माना एक आवेशित चालक। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके पास कोई आवेशित चालक हो गया। इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं बढ़िया से। एक हम आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने माना कि एक आवेशित चालक है इस प्रकार से, एक हमारे पास कोई आवेशित चालक हो गया इस प्रकार से, ये आवेशित चालक हो गया। इसकी सतह पर हमको क्या करना है, बल ज्ञात करना है। तो माना एक आवेशित चालक, ठीक है, एक आवेशित चालक है, जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये यह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या कहा, माना एक गोलीय चालक, जब इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो कितना है, सिग्मा। चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब जैसे ही हम इसको आवेश देते हैं तो क्या होता है कि जिस चालक को हम कई सारे छोटे छोटे भागों में, अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं। इस चालक की सतह पर कई सारे छोटे छोटे अल्पांश बना सकते हैं। तो ये अल्पांश पर जो आवेश है वो अन्य चालक के आवेश पर बल लगाता है। कैसे, ध्यान देना, देखो कैसे। इस चालक को हमने कई सारे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। तो मान लो एक तो ये भाग हो गया और दूसरा ये भाग हो गया। तो ये भाग क्या करेगा, ये वाला भाग इस पर बल लगाएगा और ये वाला भाग भी इस पर बल लगाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, क्या किया हमने, एक गोलीय चालक लिया, जब इसको प्लस आवेश देते हैं, गोलीय चालक को प्लस आवेश देते हैं तो आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसको आवेशित करने पर यह आवेश जो है चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अब जैसे ही आवेश चालक के पृष्ठ पर वितरित होगा, चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, गोलीय चालक को कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों में, छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे आप इसको कई सारे अल्पांशों में या कई सारे छोटे छोटे भागों में विभाजित करोगे तो प्रत्येक अल्पांश आवेश, जो अल्पांश आवेश वाला भाग है या अल्पांश आवेशित भाग है, वो दूसरे अल्पांश आवेशित भाग पर बल लगाएगा। दूसरे अल्पांश आवेशित भाग पर क्या करता है, बल लगाता है। बात समझ में आई। ठीक है, तो एक अल्पांश भाग दूसरे अल्पांश भाग पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो यही बल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस बल को कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। तो हमने ऐसे माना कि ये गोलीय चालक हो गया, माना एक गोलीय चालक, ठीक है, जब इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे वितरित होगा तो हमने लिखा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, तो इसका चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व की मात्रा जो है वो सिग्मा हो गई। अब देखो, हमने इसको दो छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया। दो छोटे छोटे अल्पांश ले लिए, एक अल्पांश तो हमने ये ले लिया, इस पर चालक के पृष्ठ पर एक अल्पांश ये ले लिया, छोटा सा भाग ले लिया, ये अल्पांश भाग ले लिया। ठीक है, इस अल्पांश भाग को हमने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया इस अल्पांश भाग को, ए बी। ये छोटा सा भाग हो गया,
ये अल्पांश भाग हो गया, इसको हमने नाम दे दिया AB। अब ये जो AB अल्पांश भाग है, एक तो भाग हो गया अल्पांश AB और एक पूरा भाग हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ACB। ये पूरा भाग हो गया ACB और ये छोटा वाला भाग हो गया AB। तो अब ये ACB वाला भाग है वो AB भाग पर बल लगाएगा और इस AB भाग का जो हमने आवेश माना है वो कितना माना है DQ। इस AB भाग का आवेश जो हो गया वो कितना हो गया DQ हो गया, इसका आवेश कितना हो गया DQ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसको हमको ज्ञात करने के लिए, बल की मात्रा ज्ञात करने के लिए दो हमने बिंदु लिए P1 और P2। एक तो चालक की सतह के बाहर लिया और एक चालक की सतह के अंदर लिया। दो अल्पांश भागों के कारण कुल तीव्रता के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो बिंदु लिखे। तो एक तो बिंदु ये हो गया यहाँ पे आवेशित चालक के बाहर, इसको कह दिया P1, और दूसरा बिंदु इधर ले लिया आवेशित चालक के अंदर, इसको कह दिया हमने P2। इन दोनों बिंदुओं पर पहले तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखो फिर से सुने क्या बताया आपको, एक आवेशित चालक था, इसको हमने क्या किया बच्चों, +Q आवेश दिया। तो ये आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब हमने क्या किया, इस पर बल ज्ञात करने के लिए इस आवेशित चालक को कई सारे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं, छोटे छोटे आवेशित अल्पांश भाग बना सकते हैं, और प्रत्येक अल्पांश भाग दूसरे अल्पांश भाग पर क्या करेगा, बल लगाएगा। और जब बल लगाएगा तो बल के कारण यहाँ पे क्या होगा, एक भाग दूसरे भाग पर क्या करेगा, बल ज्ञात लगाएगा, और वो बल हमको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इस आवेशित चालक को दो अल्पांशों में, एक तो AB और दूसरा अल्पांश ACB, दोनों दो भागों में विभाजित कर दिया। अब ये अल्पांश भागों के कारण लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए हमने माना कि जो चालक के पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। ठीक है, और जो अल्पांश भाग लिया है AB, इसका आवेश कितना है, DQ है। ठीक है, इसका आवेश कितना है, DQ। तो दो अल्पांश हो गए ACB और AB। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इस चालक के एक तो अंदर और एक बाहर दो बिंदु लिए, एक तो चालक के अंदर लिया और एक चालक के बाहर लिया। तो हम इसके चालक के अंदर और बाहर दो बिंदु लेंगे। तो हमने जब अंदर बाहर वाले बिंदु की बात करें तो हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, धनावेश के कारण, मतलब ACB के आवेश के कारण तीव्रता दूर की ओर, तो ये बन गई E1। इसके कारण हमने तीव्रता मानी है E1 ACB के कारण। AB भाग के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश है तो दूर की ओर, तो इसके कारण बन गई E2। ये समझ आ गया। फिर देखो आवेशित चालक के अंदर की बात करें तो अंदर P2 बिंदु पर देखें तो ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर, तो ये E1, और इसके कारण दूर की ओर तो ये इधर जाएगा, तो ये E2। ये दो तीव्रताएं होगी। ठीक है, इस ACB अल्पांश के कारण दूर की ओर तो ये E1 बन गई, AB भाग के कारण दूर की ओर तो ये इधर की तरफ बन गई। तो ये दो अल्पांशों के कारण तीव्रता आ गई और ये बाहर की तरफ तीव्रता आ गई। तो देखो हमने पढ़ा था आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला जो बिंदु लिया है ना आपने, ये पृष्ठ के निकट है। अब मैं यहीं लिख देता तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ऐसे बना दिया, थोड़ा जूम करके बना रहे हैं अपन। ये मान लो ये वाला बिंदु जो है वो पृष्ठ के अत्यंत निकट है। पृष्ठ के कैसे है, अत्यंत निकट है। तो आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोलीय चालक वाला भाग पढ़ना, पृष्ठ पर तीव्रता का, गोलीय चालक के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले गोलीय चालक के कारण पृष्ठ पर तीव्रता, ये कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंग्लिश में समझे, फोर्स एक्ट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो कंसीडर a spherical conductor, when +Q charge is given to it, then it will be uniformly distributed over its surface. So to calculate the force act on the surface of conductor, it can be divided into large number of small charge element. It can be divided into large number of small charge element, and each charge element applied force on the other charge element. ठीक है, each charge element प्रत्येक अल्पांश क्या करेगा, दूसरे पर बल लगाएगा। So we have to calculate the force act on the surface of conductor. Then it will be divided into two small charge element ACB and AB. Okay. Now we have to calculate electric field due to this charge element inside the conductor or outside the conductor. एक तो इसके अंदर ज्ञात करना है और एक बाहर ज्ञात करना है। So we know that intensity is a vector quantity and
its electric field intensity is a vector quantity and its direction is plus q charge away, is plus q charge away inside the conductor due to this plus q charge away and due to this charge away। तो हमने क्या माना है, जो बड़ा सेक्शन है, जो बड़ा भाग है, कौन सा भाग है बड़ा वाला भाग, ACB। कौन सा है बड़ा वाला भाग, ACB। इसके कारण तीव्रता क्या मानी है, E1, और जो छोटा वाला भाग है AB, इसके कारण क्या मानी है, E2। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the surface of spherical conductor, on surface of spherical conductor, spherical होलो स्फेरिकल सेल लिख दें या स्फेरिकल कंडक्टर लिख दें, होलो स्फेरिकल शेल, होलो स्फेरिकल सेल आवेशित चालक के इक्वल टू, आवेशित चालक के क्या, खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, E इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठ के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूला पढ़ा होता है हमने, क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो आपका आवेशित चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 इनसाइड द होलो स्फेरिकल शेल या इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। ठीक है, क्या, आवेशित चालक के अंदर, आवेशित गोलीय चालक के अंदर बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पे, P2 पर। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2, एट पॉइंट P2 inside the charge conductor, inside the charge conductor। ठीक है, आवेशित चालक के अंदर बिंदु P2 पर, ठीक है, आवेशित चालक के अंदर बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P2 पर तीव्रता, तो देखो इन दोनों की दिशा कैसे एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत है तो हम क्या लिखेंगे, EP2 इक्वल टू E1 माइनस E2, EP2 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो अंदर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अंदर हमने ऐसा सिद्ध किया था कि खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज होलो स्फेरिकल शेल बिकम जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज होलो स्फेरिकल शेल बिकम जीरो। सॉरी, खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो E1 माइनस E2, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा E1 इक्वल टू E2। इसका मतलब ये हुआ, E1 इक्वल टू E2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये बड़ा वाला भाग है ACB, जितनी तीव्रता इसके कारण उत्पन्न होगी उतनी ही इसके कारण होगी AB भाग के कारण। दोबारा ध्यान दें, जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ACB भाग के कारण उत्पन्न होगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता AB भाग के कारण उत्पन्न होगी। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सेगमेंट AB इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेगमेंट ACB। दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के कारण वो सेम होगी, ऐसा हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये। अब ये तो हमने अंदर कैलकुलेट की थी, कहां की थी, इसके अंदर। अब जरा बिंदु P1 की बात कर लेते हैं, कहां की बात कर लेते हैं, बिंदु P1 की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर P1 पर बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये वाला पॉइंट आप याद रखें कि हमने ऐसे प्रूफ किया कि E1 की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, E2 के। क्या है, E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, आवेशित चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं।
बाहर तीव्रता का मान कितना आएगा ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 आउटसाइड दी चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो प्यारे बच्चों, बाहर P1 पॉइंट पर देखेंगे तो EP1 क्या लिखेंगे आप, EP1 दोनों की दिशा समान है तो E1 प्लस E2, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और सेम है तो तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जुड़ जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 क्या लिखेंगे। अगर हम बाहर वाले पॉइंट पर बात करें, आवेशित चालक के बाहर वाले बिंदु पर बात करें, तो बाहर तीव्रता की दिशा क्या है, समान है, और अगर बाहर तीव्रता की दिशा समान है तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, आपस में ये जुड़ जाएंगे। अब अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे, अगर ये ऐड हो जाएंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, EP1 इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां से हमने क्या देखा कि E1 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है। E1 की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है। तो अगर आपका E1 और E2 इक्वल है तो हम इसको दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। E1 इज इक्वल टू E2। तो देखिए बच्चों, ध्यान दें, हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पे कि एक तो आपका E1 और E2 इक्वल है, E1 इज इक्वल टू E2। दूसरा क्या है, पॉइंट P1 पर, बिंदु P1 पर इस गोलीय चालक के बाहर हमने क्या लिखा, EP1 इक्वल टू E1 प्लस E2। अच्छा, अब अगर आपका E1 और E2 इक्वल हैं तब हम क्या कह सकते हैं कि यहां से हमने क्या पढ़ा था कि E1 की जो वैल्यू है वो बराबर है E2 के। E1 का मान जो है आपका वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। E1 का मान किसके बराबर है, E2 के बराबर है। और अगर E1 E2 के बराबर है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, EP1 इक्वल टू E1 प्लस E1, E1 प्लस E1। तो ये आपका EP1 इक्वल टू आ गया 2E1। और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को, या EP1 इक्वल टू, जैसे आपने इधर पे E2 को E1 लिखा तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, E1 को E2 लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, E2 प्लस E2, ठीक है। तो EP1 की वैल्यू आ गई EP1 इक्वल टू 2E2। ये बात समझ में आई। क्या कहा हमने कि E1 जो है वो किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है, ऐसा हमने पहले प्रूफ किया। तो E1 प्लस E1, E2 को क्या लिखा, E1, तो ये क्या हो गया 2E1। या यहां देखें EP1 इक्वल टू E2 प्लस E2, तो ये EP1 इक्वल टू क्या हो गया 2E2। अब हमने कहा था कि ये जो P1 पॉइंट लिया है वो तुमने कहां लिया है, आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट लिया है। कहां लिया है, आवेशित चालक जो है उसके पृष्ठ के कहां है, निकट है, पृष्ठ के पास में है। तो आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी थी, E इक्वल टू, इस P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु P1 पर या आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर या ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि ये पृष्ठ के क्या है, अत्यंत निकट है, पृष्ठ के अत्यंत पास है ये बिंदु। तो हम क्या कह सकते हैं, आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट, किसके निकट, आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नियर द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, EP1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप क्या कह सकते हो कि EP1 जो है वो किसके इक्वल है, 2E1 के इक्वल है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और
आप यहां से ऐसे भी कह सकते हो कि EP1 किसके इक्वल है 2E2 के इक्वल है, और ये भी क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 इक्वल थे, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर दिया और ये वैल्यू निकाल दी। अब इस आवेशित चालक के पृष्ठ के निकट खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या पृष्ठ पर क्या होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हमने क्या लिखा, ये पृष्ठ के निकट लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब EP1 किसके इक्वल है आपका 2E1 के इक्वल है, या यहां से EP1 किसके इक्वल है 2E2 के इक्वल है, और यहां से वैल्यू किसके इक्वल है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम देखें कि EP1 और EP2 आपका क्या बना, ये देखते हैं हम क्या वैल्यू क्या देखेंगे कि EP1 और EP2 आपकी वैल्यू किसके इक्वल बनी है, किसके आसपास है ये मान, किसका EP1 और EP2 का मान किसके निकट है, हमको ये देखना है कि किसके निकट इसका मान आता है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस ACB इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए क्या आएगी E2 क्या आएगा आपका E2 भी यही आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों भागों के कारण हमने क्या किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली। अच्छा अब हमने क्या माना कि ये जो आपका AB सेक्शन है, जो AB अल्पांश भाग है, AB चार्ज एलिमेंट है, जो AB अल्पांश भाग है उसका आवेश कितना है dq है, और ACB भाग के कारण ACB भाग के विद्युत क्षेत्र में ये भाग रखा हुआ है। हमने इन दोनों भागों को क्या कर लिया अलग अलग किया था ना, काट दिया, एक अल्पांश भाग अलग कर लिया, ये अल्पांश निकाला, तो इस ACB के विद्युत क्षेत्र में रखा है ये AB भाग। तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब कोई भाग रखा होगा तो इस पर निश्चित रूप से हमने पढ़ा है बल लगेगा, इस भाग पर क्या लगेगा इस AB भाग पर, इस AB भाग पर ACB भाग के विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, ठीक है ना। फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉल एलिमेंट AB ड्यू टू अ सेगमेंट ACB या ड्यू टू सेगमेंट ACB पार्ट, ठीक है, इसके कारण बल लगेगा। तो कितना लगेगा वो देखते हैं हम। देखो फोर्स एक्ट ऑन एलिमेंट AB, फोर्स एक्ट ऑन एलिमेंट चार्ज एलिमेंट AB ड्यू टू, ऐसे लिख लें फोर्स एक्ट ऑन चार्ज एलिमेंट AB, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज एलिमेंट AB ड्यू टू चार्ज एलिमेंट AB having charge dq ड्यू टू एलिमेंट ACB, किसके कारण ड्यू टू एलिमेंट ACB भाग के कारण AB भाग पर लगने वाला बल, तो कितना लगेगा DF, क्योंकि अल्प आवेश है इसका, कम आवेश है तो बल भी अल्प हो जाएगा। तो DF इज इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है QE, तो इसका चार्ज कितना है dq, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है E1, dq E1, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 होगी, ठीक है ना। तो इस पार्ट के कारण, इसके चार्ज के कारण, इस ACB पार्ट के विद्युत क्षेत्र के कारण इस dq चार्ज पर कितना फोर्स लगा, कितना बल लगा, तो DF इक्वल टू dq E1। अब आप यहां से E1 का मान रख दें, पुट वैल्यू ऑफ E1 फ्रॉम इक्वेशन 4, इसमें E1 का मान रखते हैं हम। तो देखो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ E1 फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ E1 फ्रॉम इक्वेशन 4, E1 का मान रख लेते हैं हम इसमें। जैसे आप E1 का मान रखेंगे तो देखिए हमने क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ E1 फ्रॉम इक्वेशन 4, पुट वैल्यू ऑफ E1 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन समीकरण 4 से E1 का मान रखेंगे तो DF इज इक्वल टू, क्या बना, DF इक्वल टू dq इंटू E1 क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, तो हमने ये वैल्यू लिख दी।
अब आप आगे ध्यान दें, ये मान लिख दिया हमने, आगे मान लिख दिया, तो आप देखो आगे कैसे सॉल्व करना है आपको। फोर्स कैलकुलेट करना था, तो इस स्मॉल सेगमेंट में हमने बल का मान ज्ञात कर लिया, इस छोटे से भाग पर बल ज्ञात कर लिया। लेकिन हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर dq/ds, आवेश प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो ये छोटा सा भाग लिया है AB, इसका हमने जो सरफेस एरिया है वो कंसीडर किया ds है। सरफेस एरिया अगर इसका ds हो गया तो ये क्या बनेगा, सिग्मा इक्वल टू dq/ds। तो यहां से dq की वैल्यू बनेगी आपकी, dq का मान क्या आएगा, सिग्मा ds। dq का मान क्या आया, सिग्मा ds। dq का ये मान रखो, तो df बराबर आ गया, df बराबर आ गया क्या, df इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dq का मान क्या है, सिग्मा इनटू ds। dq का मान कितना है, सिग्मा इनटू ds। तो यहां से ये क्या बना, df इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। क्या बना, df इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। तो ये फॉर्मूला, ये अल्प आवेश के कारण बल आ गया, ये फॉर्मूला आ गया एक बल का। दूसरी बात देखें आप कि आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है पृष्ठ के निकट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके साथ गुणा करें तो सिग्मा क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू E। सिग्मा क्या बना आपके पास में, एप्सिलॉन नॉट इनटू E। अब पुरानी चीजें आना इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, मान रखें, ये मान रखेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट E इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। ठीक है, इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। अब एक बात ध्यान दें कि ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो बल आएगा वो क्या आएगा, df बराबर क्या आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू ds। ये बल की मात्रा आ गई। तो ये अल्पांश के कारण हमने छोटे से भाग के कारण बल ज्ञात किया। किसके कारण, इस छोटे से अल्पांश भाग के कारण क्या किया हमने, बल की मात्रा कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब अगर हम इस कुल गोलीय चालक के कारण लगने वाला, इसके पृष्ठ पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करें, ठीक है, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश के कारण लगने वाला कुल बल की मात्रा ज्ञात करें, तो देखो वो कैसे आएगा, इस छोटा सा भाग जो हमने इसके कारण जो बल ज्ञात किया है, इसका हम क्या कर दें, समाकलन कर दें। क्या कर दें, समाकलन कर दें। टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, to calculate total force act on the surface of this charged conductor, we have to integrate this force of small segment। इस छोटे से भाग के कारण जो बल आया है, कुल बल की मात्रा ज्ञात करने के लिए छोटे से भाग के कारण जो बल आया है उसका हम क्या कर दें, पृष्ठीय समाकलन कर दें, पृष्ठीय समाकलन कर दें। ठीक है, सो टोटल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ on the surface of charge conductor, surface of charge conductor, ठीक है, चार्ज कंडक्टर आवेशित चालक के कारण कुल बल कितना आएगा, F इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ df, F इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ df। और यहां से df के मान रखते हैं, तो df के वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका क्या, df की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। एक पार्ट तो ये आ गया, दूसरा देखो इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। ये बल आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये बल की मात्रा ज्ञात कर ली। क्या ज्ञात कर लिया, ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ये बल की मात्रा ज्ञात कर ली इस पर, कुल बल। इसका पृष्ठीय समाकलन कर दें 4πr² आएगा, तो ये आपके पास कुल बल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, कुल बल आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ये बल तो ज्ञात कर लिया, लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि हमें दाब ज्ञात करना है, चालक के बल लगेगा तो दाब भी कार्य करेगा, तो चालक के पृष्ठ पर लगने वाला दाब या चालक के पृष्ठ का दाब, चालक के पृष्ठ पर क्या दाब, तो हम क्या कहेंगे, दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की मात्रा।
दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की मात्रा। द फोर्स एक्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर या फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड प्रेशर। दाब क्या पढ़ा था? किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की मात्रा को दाब कहते हैं। तो देखो दाब कहते हैं तो हम क्या कहेंगे? फोर्स एक्ट ऑन सरफेस, सॉरी प्रेशर एक्ट ऑन प्रेशर, सॉरी क्या लिखेंगे? प्रेशर एक्ट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, प्रेशर एक्ट ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक के पृष्ठ पर दाब क्या होगा? तो P इक्वल टू dF बाय ds, प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बल की मात्रा दाब कहलाती है। यहां से इनकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, इनके मान रखेंगे तो dF का मान क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये तो dF की मात्रा होगी, क्या होगी? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds और डिवाइडेड बाय ds। तो ये ds से ds कट गया, तो ये मान क्या आ गया आपका? P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी स्थिति में अगर हम देखें और आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, P इक्वल टू, अब dF का ये वाला मान रखें, dF का कौन सा? ये वाला मान रखें, तो ये मान क्या है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट P स्क्वायर ds डिवाइडेड बाय ds। तो एक ds से ds कैंसिल हो जाएगा, तो दाब क्या आएगा आपका? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये दाब आ गया। तो ये तो हमने आवेशित चालक की सतह पर बल की मात्रा ज्ञात कर ली। किसकी मात्रा ज्ञात कर ली? बल की। और ये दूसरा फॉर्मूला जो आया है, इसकी सतह पर दाब आ गया। क्या आ गया? ये दाब की मात्रा आ गई। तो हमने इन पे दोनों ज्ञात कर लिए, एक तो बल ज्ञात कर लिया और दूसरा दाब की मात्रा ज्ञात कर ली। तो दाब कितना आया है? इस पर दाब आया है बच्चों P इज इक्वल टू क्या? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये आवेशित गोलीय चालक की सतह पर हमने बल की मात्रा और दाब की मात्रा ज्ञात की। We have to calculate force on the surface of charge conductor and pressure on the surface of charge conductor। ये बात समझ में आई? तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर की, और किसी बुलबुले को आवेशित करने पर उसका संतुलन अवस्था पढ़ेंगे। ये आपके 2 टॉपिक हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका वर्क है उसको कंप्लीट करते जाइए, याद करते जाइए, जिससे कि आपको आगे समस्या ना हो। धन्यवाद।